नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जन कल्याण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, खेल, पर्यटन और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने हल्द्वानी में हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए करीब 30 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी। सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी गौ और भैंस खरीद पर सब्सिडी का लाभ देने का फैसला हुआ है। वहीं उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को मंजूरी मिली है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान और समान काम के लिए समान वेतन जैसे प्रावधान शामिल है। राज्य खेल विश्वविद्यालय के लिए 122 नियमित पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। पहला विषय पशुपालन विभाग से आया था और बहुत अच्छी योजना इसमें आज अनुमोदित हुई है माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा। राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग की गौ पालन योजना से सामान्य वर्ग के पशुपालकों को लाभान्वित करने के साथ साथ उक्त योजना में पशुपालन के लिए गाय के अतिरिक्त भैंस क्रय करने का विकल्प किए जाने के संबंध में ये जो गौ पालन योजना थी पहले अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के लिए थी, जिसमें जो सब्सिडी थी वो 90:10 के रेशियो में होती थी। अब इसका दायरा बढ़ा करके सामान्य वर्ग के लोगों को भी इसमें लाभान्वित किया जाएगा। जो सब्सिडी का इसमें परसेंटेज है वो 75:25 के अनुपात में रहेगा। पहले केवल गाय के लिए ये होती थी, अब इसमें भैंस भी तय कर सकते हैं, जिसमें जो पशु की कीमत रखी गई है 40,000 रुपये रखी गई है और एक लाभार्थी अधिकतम 2 गाय या भैंस क्रय कर सकता है। अगली खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से समाज कल्याण विभाग के लाभार्थियों को जुलाई 2026 के पेंशन राशि डिजिटल ट्रांसफर के जरिए जारी की। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के खातों में पेंशन की रकम सीधे ट्रांसफर की। सरकार का कहना है कि डिजिटल माध्यम से भुगतान होने से पेंशन वितरण में पारदर्शिता और तेजी आएगी। समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के जरूरतमंद वर्गों के हितों को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगली खबर है, देहरादून में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने बिच्छू घास यानी नेटल फाइबर से बना वस्त्र खरीदकर स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल पर जोर दिया। सरकार की ओर से बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों को मेलों, प्रदर्शनियों और विभिन्न विपणन मंचों के जरिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत बनाकर कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। अगली खबर, मानसून के दौरान चारधाम यात्रा पर मौसम की मार देखने को मिल रही है। कई जगहों पर भारी बारिश के चलते यात्रा में अड़चनें भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। मौसम विभाग की ओर से जारी होने वाले अलर्ट के आधार पर यात्रा को लेकर जरूरी फैसले लिए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए यात्रा रोकी भी जा रही है। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर भी सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक अब तक करीब 2.5 करोड़ कांवड़िए गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी अलर्ट रहा है। जगह जगह पर देहरादून है, उत्तरकाशी है और पिथौरागढ़ जनपद में, इधर रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश हुई है। अन्य जगह पर भी, अन्य जनपदों में भी बारिश हो रही है। जल स्तर भी बढ़ रहा है और रास्तों पर भी बीच बीच में रुकावटें आ रही हैं। कहीं कहीं पर भूस्खलन भी हो रहा है, बोल्डर भी आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए जैसी स्थिति हो रही है उसके अनुसार यात्रा को बीच बीच में रोकना भी पड़ रहा है। रोक रहे हैं तो सूचना दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे जो यात्री हैं उनकी है, जो लोग आ रहे हैं। इस समय कांवड़ यात्रा भी चल रही है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ कांवड़ यात्री अभी तक माँ गंगा का जल लेकर यहाँ से जा चुके हैं। सभी प्रबंध वहाँ पर अच्छे किए गए हैं। राज्य का सारा प्रशासन, जिले का सारा प्रशासन, हमारी पुलिस, अन्य विभाग सभी जो है यात्रा को अच्छी तरह से संचालित कर रहे हैं।
अगली खबर है, जहां क्रिकेटर ऋषभ पंत की उत्तराखंड में जमीन खरीदने में मदद की अपील पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत है और ऋषभ पंत तो राज्य के ही हैं। उन्होंने देश और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंत की जरूरतों को लेकर अधिकारी उनसे बात करेंगे, उन्हें हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम धामी ने साफ कहा कि ऋषभ पंत का उत्तराखंड में स्वागत है और सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। बिल्कुल स्वागत है, जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे। कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से वहीं अगली खबर है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। सीएम धामी ने कहा है कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस नेताओं के उत्तराखंड दौरे बढ़ गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बेहतर होता अगर पिछले 5 सालों में कांग्रेस नेता उत्तराखंड की जनता के सुख दुख में शामिल होते। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक और नकल माफिया के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। धामी ने दावा किया कि उत्तराखंड में नकल और पेपर लीक के मामलों में 100 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया, जबकि मौजूदा सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में पेपर लीक का एक भी मामला सामने नहीं आया। उन्होंने कहा किसी भी गड़बड़ी की शिकायत पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की। ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे संगठन के कड़ी के रूप में काम करते हैं, जो सरकार की और संगठन की चीज़ों को आम जन तक ले जाने का काम करते हैं, सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं, वहां का पूरा फीडबैक देते हैं कहां पर किस प्रकार की आवश्यकता है, और बूथ और पन्ना प्रमुख तक इनके माध्यम से एक्टिवेशन होता है। तो समय समय पर इस प्रकार की हमारी बैठकें होती रहती हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने लगातार, क्योंकि हमारे कार्यक्रम बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं वर्ष भर, उन कार्यक्रमों में लगातार उनकी सक्रियता रहती है, तो इस प्रकार बैठकर हम लोग संवाद करते हैं। आज वहीं अगली खबर है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस में उत्साह। हल्द्वानी में प्रस्तावित रैली से पहले कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। शैलजा ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार से आम जनता परेशान है और युवा भी सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को लेकर चिंतित है। उन्होंने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। इस दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों से संवाद करेंगे और इसके बाद हल्द्वानी में रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने खड़गे के दौरे और रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह होने का दावा किया। हमारे नेता लगातार आते रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ की कांग्रेस और यहाँ का हर कांग्रेस जन इस भाजपा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, चाहे किसान के मुद्दे हों, चाहे जनता के आम मुद्दे हों, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो। और अब जो आप देख रहे हैं कि खुद राहुल गांधी जी ने आकर यहाँ पर छात्रों की गूंज के माध्यम से यहाँ के छात्रों की पीड़ा, देश के छात्रों की पीड़ा लोगों के सामने उजागर की। खास तौर से हमारा जो युवा वर्ग है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पीड़ित है उत्तराखंड में। एक तो यहाँ की शिक्षा नीति जो है जिस प्रकार से चल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, और जब आंदोलन दिल्ली में चल रहा था उस समय भी यहाँ पर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हुए। तो हर तरह से यहाँ का युवा हताश हो जाता है, छात्र हताश हो जाते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो उत्तराखंड के दौरे पर हैं। कल हल्द्वानी जाएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। ये आपको ये दौरा जो बता रहे हैं, ये दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है खड़गे को लेकर। 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। कांग्रेस ने सरकार पर भी सीधा निशाना साधा है। कुमारी शैलजा भी सरकार पर निशाना साधा और कुमारी शैलजा बोली जनता सरकार से परेशान है, और उसी को लेकर 2027 चुनाव को लेकर जो है संबोधित करेंगे खड़गे। 2 दिन की रैली वहां पे जाएंगे, उत्तराखंड में लोगों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। वही अगली खबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रस्तावित रैली से पहले कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता करण मारा ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड आपदाओं और भर्ती घोटाले के दौरे से गुजर रहा है।
उन्होंने धराली, थराली और बरकोट में आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। महारा ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि खड़गे का दौरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता के लिए जरूरी सहारा साबित होगा। महारा के मुताबिक रैली में कांग्रेस अपना विजन जनता के सामने रखेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना को खत्म करेगी और पुरानी भर्ती व्यवस्था बहाल करने और पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की दिशा में कांग्रेस काम करेगी। निश्चित ही वी आर ए पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल प्रोग्राम भी है, और इस समय जो स्टेट के हालात हैं उसको देखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे सबसे वरिष्ठ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं मल्लिकार्जुन जी, और उसमें सभी चीज़ें हैं। हम लोग परेशान हैं, बेहाल है उत्तराखंड। चाहे आप डिजास्टर मैनेजमेंट में देख लीजिए, वी आर जीरो, जहाँ धराली, थराली, बरकोट सब जगह जो आपदा आई उसमें जो प्रबंधन बीजेपी ने किया इट वाज जीरो। और भर्ती घोटाले यहाँ भी हुए हैं, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक और नीट का पेपर तो पूरे देश को हिला के रख दिया। अंकिता भंडारी से लेके तमाम एक बड़ी लिस्ट है जिसमें कितनी अंकिता हमने एक नारा दिया है, आखिर कितनी अंकिता, और मैक्सिमम केसेस में चाहे वो भर्ती घोटाले हों चाहे वो महिला अपराध हों उसमें बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं मुख्य आरोपी के रूप में। तो ये बड़ी खबर हम आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां आपदा प्रबंधन और भर्ती घोटाले पर सरकार को कांग्रेस ने घेरा है। कांग्रेस ने जो करण महारा ने बोले, रैली में कांग्रेस अपना विजन बताएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने अपनी परिसंपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की कवायद तेज कर दी है। राजधानी देहरादून में भी वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को चिन्हित कर शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। अब जल्द ही इन मामलों में कार्रवाई शुरू करने की तैयारी है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और अवैध कब्जों को लेकर बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने विस्तार से जानकारी दी। सुनिए क्या कुछ कहा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियों को खाली कराने के लिए, यानी जो अवैध कब्जे हैं उनको खाली कराने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स मौजूद हैं। वक्फ बोर्ड और भी कई पहल कर रहा है, कुछ अनाथ बच्चों को गोद लेने की बात भी सामने आई है। हम बात करते हैं तमाम विषयों को लेकर के। परिसंपत्तियां जो अवैध कब्जे हैं, तमाम आबादी बसी हुई है, कमर्शियल इस्तेमाल भी है, उसको खाली कराने के लिए प्रक्रिया की जा रही थी। अभी तक उसमें कुछ आगे कदम नहीं बढ़ पाया, क्या वजह है? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ गया, हम सब ने देखा 2 साल हमारे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में चले गए। फिर ये आया कि उम्मीद पोर्टल आ गया, उम्मीद पोर्टल पर सारी संपत्ति दर्ज करनी है। अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है कि सारी संपत्ति दर्ज हो जाएं, उसकी कोशिश चल रही है चारों तरफ से कि वो दर्ज हो जाएं। फिर उसके बाद ये जो पेंडिंग वर्क था, ये पेंडिंग काम की तरफ पेंडिंग चलता रहा। ट्रिब्यूनल नहीं था तो ट्रिब्यूनल बना है, अब ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन हुआ है तो ट्रिब्यूनल बन गया है। ट्रिब्यूनल में सुनवाई हो रही है, कानूनी की एक प्रक्रिया होती है। तो ट्रिब्यूनल की सुनवाई के बाद जहां जहां अवैध अतिक्रमण है उसके ऊपर सब मामले विचाराधीन हैं। हम लोगों ने अपने एक्शंस लिए हुए हैं। जल्दी आपको अब जो कब्जा हटाने की कार्रवाई है वो होती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमारी तरफ से हमने काफ़ी हद तक जो काम किए हैं वो आगे पहुंचा दिए गए हैं। चाहे वो अवैध कब्जे धारक हो, वक्फ माफिया हो, वक्फ इंक्रोचर हो, शिकमी किराएदार हो, जो जबरन वक्फ की संपत्तियों पर बैठे हैं। वक्फ गरीबों का हक है, यतीमों का हक है, मिस्कीनों का हक है, लेकिन बैठा कौन है? बढ़िया दुकान चल रही है, बढ़िया कारोबार चल रहा है, और वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ की संपत्ति पे बैठे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनकी ये कब्जा हो गया, उनकी पैतृक संपत्ति हो गई। इसमें कुछ बात ये भी आई थी कि केवल अल्पसंख्यक नहीं, मुस्लिम समुदाय से नहीं, दूसरे लोगों ने भी, क्या कहीं ऐसा है कि वक्फ के अपनी जांच में कोई ऐसी बात आई हो कि किन किन लोगों ने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से? नहीं, इसमें सब लोग हैं, ऐसा नहीं है खाली मुसलमान है, और लोग भी हैं जो गलत तरीके से कब्जे करके बैठे। किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो धर्म के आधार पे नहीं। मेरी जिम्मेदारी है वक्फ की संपत्ति को जो भी इंक्रोच करके बैठा होगा उससे खाली कराने का, यही काम मेरा है। और मैं किसी की बुराई में नहीं हूं, मैं किसी का, मेरे से दुश्मनी नहीं। ये काम दिया गया है मुझे सरकार की तरफ से कि वक्फ बोर्ड जब उसका चेयरमैन शादाब शम्स को बनाया तो बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि जो संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं, अवैध इंक्रोचमेंट्स हैं, वक्फ माफिया बैठा है या कोई सेटिंग गेटिंग करके उसकी फर्जी रजिस्ट्री करा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करें। एक और अच्छी पहल सुनने में आई है कि कुछ बच्चों को आप गोद ले रहे हैं, यानी वक्फ बोर्ड की तरफ से उनका खर्चा होगा,
तो किस तरह के वो बच्चे हैं और क्या प्लानिंग उन बच्चों को? नहीं, गोद लेने की बात नहीं है। एक परिवार ऐसा सामने आया है जिसका माँ बाप नहीं है और उनका घर भी ढह गया है और उनको इस वक्त मदद की जरूरत है। तो वक्फ बोर्ड ने कहा है कि जहाँ कम वहाँ हम इनिशियल मदद के लिए हम आगे आए हैं और हमने कहा है कि इनकी आर्थिक सहायता जो करनी होगी वो हम करेंगे। इनका घर बनवाने में हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इनका घर बन जाए। कोई दिक्कत आती है तो वक्फ बोर्ड उसमें भी हाथ बढ़ाएगा। उनके बच्चों के एजुकेशन का मामला है, अगर वो बच्चे पढ़ना चाहें आगे तो उनके तमाम पढ़ाई के खर्च की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड उठाएगा, ये हमने कहा है। और ये उन्हीं के लिए नहीं, हम ये कह रहे हैं जो भी जरूरतमंद है, वाकई जिसके जो जरूरत है, वक्फ का काम ही क्या है? वक्फ का काम यही है कि जो हमारे औकाफ हैं इनकी जो इनकम है वो सही जरूरतमंदों के काम आए और इसी की एक ईमानदार कोशिश वक्फ बोर्ड कर रहा है। जो हमारे वो औकाफ मजबूत हैं, जिनकी फाइनेंशियल लाइन ठीक है, कि उनको मजबूत लाइन मिल जाए और गरीबों की मदद हो जाए। जो बेटियां शादी से रह गई हैं उनकी शादियां हो जाएं, जो बेघर हैं उनको घर मिल जाए, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाए। तो उसी सिस्टम को तैयार करना और सरकार का एक सहयोगी बनकर लोगों को, जो अंतिम छोर पर खड़े हुए कम्युनिटी है, जो थक गई है, हार गई है, जिसके पास कोई मदद का रास्ता नहीं है, उसको मुख्य धारा में जोड़ना, यही वक्फ बोर्ड का काम है। ये स्पेशल मुस्लिम समाज के लिए है। मुसलमानों के साथ साथ जो बाकी भी हमें जरूरतमंद देखेगा उसका भी हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएंगे। यही भारत है और यही भारत में होता है। आज की खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये थे शादाब शम्स, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो एक्ट है नया, उसके तहत कुछ सुधार करने की कोशिश कर रहा है। हमसे इन्होंने बात की और तमाम बातें और शेयर की। अपने सहयोगी मनीष के साथ मैं फ़हीम तन्हा, आज की खबर, देहरादून। अगली खबर है भाजपुर से, जहां 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उधम सिंह नगर के एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि शिकायतकर्ता के किराएदार युग बंसल ने उसकी नाबालिग पुत्री को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इस दौरान उसकी अश्लील फोटो व वीडियो भी बना ली। बताया गया कि उसके साथी सोहेब ने वही वीडियो दिखाकर लड़की को ब्लैकमेल किया और उसने भी दुष्कर्म किया। एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि 2 अगस्त को भाजपुर थाने में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 2 अगस्त को पुलिस स्टेशन भाजपुर में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ में पिछले साल अक्टूबर महीने में 24 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति जो उन्हीं के घर में रेंट पे रह रहा है, जिसका नाम युग बंसल है, उसके द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। उसकी वीडियो बनाई गई और वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसके दोस्त ने, जो शुएब दोस्त है उसका, उसने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों जो अभियुक्त है वो भाजपुर के रहने वाले हैं, दोनों ही अरेस्टेड है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। नाबालिग का मेडिकल कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा 164 के बयान कराए जा रहे हैं। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार। वहीं अगली खबर है, नैनीताल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान का कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने स्थानीय निरीक्षण किया। आयुक्त ने विभिन्न बूथों पर पहुंचकर एसआईआर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और पदाधिकारियों को सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मतदाता सूची की स्कैनिंग कराई गई, जिसमें कुछ नामों से जुड़ी त्रुटियां सामने आई हैं। आयुक्त ने कहा कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं वो निर्धारित तारीख पर बूथ पर पहुंचकर जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत कर त्रुटियों का निस्तारण करा सकते हैं। उन्होंने वर्ष 2003 के आधार पर मैपिंग और सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही आमजन से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। वहीं अगली खबर है, रुद्रप्रयाग में श्री मदमहेश्वर धाम की यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। यात्रा स्थगित होने की वजह से ट्रॉली सिस्टम को पहुंचा नुकसान बताया जा रहा है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के मुताबिक कुछ शरारती तत्वों ने ट्रॉली सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, जिसकी जांच की जा रही। संबंधित विभाग की ओर से ट्रॉली और पूरे सिस्टम की मरम्मत एवं रखरखाव की जरूरत बताई गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि जब तक ट्रॉली सिस्टम की मरम्मत और जरूरी मेंटेनेंस का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक मध्य महेश्वर धाम यात्रा स्थगित रहेगी। बताना चाहूंगा, श्री मदमेश्वर धाम की जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चल रही थी और इसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो ट्रॉली है और उसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया, इसकी भी जांच की जा रही है। साथ ही साथ ट्रॉली को एक रिपेयर और मेंटेनेंस की आवश्यकता थी, ऐसा रिक्वेस्ट कंसर्न इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने भी किया है और उसी के क्रम में जब तक कि ट्रॉली और पूरे सिस्टम का रिपेयर और मेंटेनेंस का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक के लिए श्री मदमेश्वर धाम की यात्रा जो है उसको रोका गया है।
और मेरा सभी से अनुरोध भी है कि श्री मधमेश्वर धाम की यात्रा को थोड़ा अवॉइड करें जब तक कि वहाँ की ट्रॉली सिस्टम नहीं हो जाता है। अगली खबर देहरादून से, जहां पावटा साहिब हाईवे पर टोंस नदी के नए पुल की अप्रोच रोड ढहने के मामले में उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी ने बड़ी कार्रवाई की। शुरुआती जांच के आधार पर विभाग ने 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया। 28 जुलाई को भारी बारिश के दौरान पुल की अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हो गई थी। मामले की जांच के बाद 7 अगस्त को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर अमित कुमार त्यागी और जूनियर इंजीनियर नवील गैरोला को निलंबित कर दिया गया। विभागीय स्तर पर मामले की जांच आगे भी जारी रही। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।